हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आपका दिन अच्छा हो। आशा है कि आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे होंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो जिसको हम रिवाइज़ कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हमारे दोस्तों के लिए भी इसको हम अपलोड करें। आइए देखते हैं ये बिहार के नवीनतम आंकड़े, जिसे हमने लिया है स्पीडी से। सूचक प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक, और ये है आपका प्रथम स्थान पटना, द्वितीय स्थान आपका बेगूसराय को आता है और तृतीय स्थान मुंगेर को आता है। फिर हम आ जाते हैं प्रति व्यक्ति आय सबसे कम आय कहाँ है आपका शिवहर में। अररिया उसका द्वितीय स्थान है और तृतीय स्थान आपका सीतामढ़ी को जाता है। तीसरा नंबर पे आते हैं सर्वाधिक गरीब 3 ज़िले। सबसे गरीब जो है वो 3 ज़िले कौन से हैं? किशनगंज, अररिया और मधेपुरा। ये ज़िले जो हैं सबसे गरीब हैं। और आगे बढ़ते हैं, सबसे कम गरीब 3 ज़िले कौन से हैं? पटना, भोजपुर और सिवान। ये 3 ज़िले जो हैं वो सबसे कम गरीबी में आते हैं। सबसे अधिक बागवानी भूमि कहाँ होती है? तो ये होती है आपकी शिवहर में, अररिया में और मधुबनी में सबसे ज़्यादा बागवानी होती है, बागवानी की भूमि है। और वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा वाले ज़िले कौन से हैं? 2020 के किशनगंज, सुपौल और पश्चिम चंपारण। अब यहाँ पहुँचते हैं, वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा कहाँ हुई थी? अरवल, कैमूर और रोहतास में हुए थे। सबसे कम वर्षा हुई थी 2020 में। और एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 ज़िले क्या हैं? पटना, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। आगे बढ़ते हैं, एनएच की सबसे कम लंबाई वाले 3 ज़िले शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। एनएच की सबसे कम लंबाई और सबसे अधिक लंबाई जो है, सर्वाधिक लंबाई सबसे पहले पटना, फिर सबसे पहले आपका आता है पटना, फिर मधुबनी, उसके बाद मुजफ्फरपुर। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या आता है। सर्वाधिक नगरीकृत 3 ज़िले, सबसे अधिक जो है नगरीकृत, जो नगरीकरण जो सबसे ज़्यादा कहाँ है? 3 ज़िले बताएं। सबसे पहले नंबर आता है पटना का, फिर गया का और फिर मुजफ्फरपुर का। तीसरा नंबर सबसे कम बिजली की खपत वाले ज़िले। ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ सबसे कम बिजली की खपत होती है? तो वो है आपका शिवहर, अरवल और शेखपुरा। यहाँ बिजली की खपत जो होती है सबसे कम होती है। चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 ज़िले, चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? नंबर 1 पे आपका रोहतास आता है, फिर औरंगाबाद, फिर आपका आता है पश्चिम चंपारण। रोहतास जो है वो चावल की खेती में सबसे ऊपर आता है। और मक्का के उत्पादन के लिए शीर्ष 3 ज़िले कौन से हैं? कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय। यहाँ जो है मेज़ की खेती यानी मक्का की खेती अच्छी होती है। और दलहन के उत्पादन के शीर्ष 3 ज़िले कौन से हैं? दलहन में नंबर 1 पे आता है आपका कटिहार, पूर्णिया और नहीं, दलहन में आपका आता है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में आपकी दलहन के उत्पादन के 3 ज़िले, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण। अब आते हैं यहाँ गन्ना के उत्पादन के शीर्ष 3 ज़िले। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो ये आपका आता है दलहन के उत्पादन के शीर्ष 3 ज़िले जो आपके हैं पटना, नालंदा और औरंगाबाद। पटना, नालंदा और औरंगाबाद में दलहन की जो है उत्पादन की जाती है। जो नंबर 1 पोजीशन पे पटना आता है, दूसरा आपका नालंदा पे और तीसरा औरंगाबाद पे। फिर हम आ जाते हैं गन्ना। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण। उसके बाद आता है केले का सर्वाधिक उत्पादन। केला सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आता है मधुबनी, दूसरा आपका वैशाली, तीसरा आपका मुजफ्फरपुर। मधुबनी नंबर 1 पोजीशन पे आपके केला के लिए है, दूसरा वैशाली और मुजफ्फरपुर भी केला का नाम आता है उस पर। वहाँ भी खेती केले की अच्छी होती है, जो कि तीसरे पोजीशन पे आता है। और तीसरा आपका आ जाते हैं अमरूद। अमरूद सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये होता है बिहार में सर्वाधिक नालंदा, फिर मुजफ्फरपुर और फिर रोहतास। रोहतास में भी अमरूद की खेती अच्छी होती है। अब आगे हम लोग आम का सर्वाधिक उत्पादन।
आम बिहार में सबसे अधिक कहाँ होता है? दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। आलू का सर्वाधिक उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आलू की खेती सबसे अधिक होती है आपकी पटना में। पटना जो नंबर 1 पोजीशन पे आलू में आता है, दूसरा नालंदा और तीसरा आपका आता है समस्तीपुर। फिर आता है आपका प्याज, सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है? प्याज याद रखना होगा, प्याज इंपॉर्टेंट है। नालंदा में सबसे ज़्यादा प्याज उपजाया जाता है, फिर पश्चिम चंपारण में, उसके बाद पटना। पटना तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि आलू में पटना पहले नंबर पे और प्याज में पटना तीसरे नंबर पे। पटना में भी अच्छी खासी खेती होती है और दलहन में भी पटना का स्थान पहला आता है। तो पटना में अच्छी खासी खेती होती है। बिहार सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण समझौते, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद हेतु बिहार एवं छत्तीसगढ़ से समझौता हुआ। ठीक है, एक सेकंड। इसके बाद है बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता कहाँ हुआ था? गेल इंडिया के साथ किया गया। बिहार में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ बिहार सरकार और सिडबी के साथ। और विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए समझौता कहाँ हुआ था? बिहार एवं नेपाल में। और थर्ड को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर युवाओं को रोजगार दिलाने का समझौता बिहार सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के साथ हुआ। और अपने अपने राज्यों के 7 गाँव की अदला बदली के लिए समझौता हुआ था बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में। और ये क्या है? सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता हुआ है बिहार सरकार एवं अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ। और ये आपका आता है मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनने के लिए समझौता हुआ बिहार सरकार एवं टाटा मेमोरियल सेंटर। बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर से समझौता किया गया है, किस लिए? मुजफ्फरपुर में एक कैंसर अस्पताल बनने वाला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था जिसे हमने देखा। अब हम देखेंगे क्या है ये? पद्म पुरस्कार एवं बिहार। तो पद्म पुरस्कार भी देख लेते हैं। बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 के तहत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ये नाम याद रखना होगा। श्रीमती सुभद्रा देवी कला में, आनंद कुमार शिक्षा एवं साहित्य में, श्री कपिल देव प्रसाद कला में इनको मिला। श्रीमती सुभद्रा देवी मधुबनी की मिथिला लोक चित्रकला, सुभद्रा देवी को पेपर मेसी कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है। पेपर मेसी कला में कागज़ को पानी में पहले फुलाया जाता है, फिर उसे काटकर विभिन्न आकार दिया जाता है। श्री आनंद कुमार सुपर 30 के संचालक और प्रसिद्ध गणितज्ञ पटना के श्री आनंद कुमार को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उन्हें महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया। कपिल देव प्रसाद नालंदा निवासी कपिल देव प्रसाद को बावन बूटी बुनाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए क्या मिला आपको? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब का है ये? आपको ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2023 का। तो इसको याद रखना होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। श्रीमती सुभद्रा देवी कला, श्री आनंद कुमार शिक्षा और साहित्य, श्री कपिल देव कला। श्रीमती सुभद्रा देवी को कला के लिए, श्री आनंद कुमार को शिक्षा और साहित्य के लिए, श्री कपिल देव प्रसाद को कला के लिए। हम रिवीजन कर रहे हैं आपका स्पीडी से। अब आते हैं बिहार और पद्म पुरस्कार 2022। 2022 के भी इसमें दिए हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं। बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 के तहत पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। आचार्य चंदना जी सामाजिक कार्य के लिए और सौबाल गुप्ता साहित्य और शिक्षा मरणोपरांत मिला है इनको। और आचार्य चंदा जी ये क्या है आपका? राजगीर विरायतन की संस्थापक आचार्य चंदना जी का चयन पद्मश्री पुरस्कार 2022 हेतु किया गया। वे जैन धर्म में आचार्य पद करने वाली प्रथम साध्वी हैं। क्या है ये? साध्वी हैं जैन धर्म की। और 84 वर्षीय चंदना लगभग 50 वर्षों से लोगों की सेवा कर रही हैं। और ये 84 वर्ष की हैं और ये क्या कर रही हैं? 50 वर्षों से लोगों की सेवा में लगी हुई हैं। शौबाल गुप्ता एशिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आद्री के संस्थापक डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया है। और डॉक्टर शैवाल गुप्ता क्या थे? प्रख्यात अर्थ
शास्त्री थे। बिहार और पद्म पुरस्कार 2021, अभी हमने 23 देखा, 22 देखा, अब हम 21 का भी देख लेते हैं। बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इनमें से 1 को पद्म भूषण, 4 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। रामविलास पासवान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अन्य 4 जिनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है: रामचंद्र माझी, कला, भोजपुर लोक नृत्य नर्तक रामचंद्र माझी, कला भोजपुरी लोक नर्तक, और दुलारी देवी कला मधुबनी पेंटिंग के लिए भी इनको क्या मिला था, 2021 में मिला था क्या, बिहार में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2 व्यक्ति और कौन थे, ये आपके डॉक्टर दिलीप कुमार को चिकित्सा के लिए मिला था, और मृदुला सिन्हा को मिला था साहित्य एवं शिक्षा, इनको मिला था मरणोपरांत। और ये देख लेते हैं रामविलास पासवान, इन्हें सार्वजनिक मामले में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म पुरस्कार मिला। 2021 से सम्मानित किया गया था। और 5 दशकों में रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे थे। 1996 से 98 तक भारत के रेल मंत्री रहे। 1969 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने। 77 में पहली बार हाजीपुर से लोकसभा सदस्य बने। 8 अक्टूबर 2020 को 74 वर्ष की आयु में केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले के मंत्री के पद से रहते हुए उनका निधन हो गया था। और रामचंद्र मांझी के बारे में जानते हैं। श्री रामचंद्र मांझी को बिहार की कला संस्कृति में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 1925 छपरा के ताजपुर गांव में हुआ। भिखारी ठाकुर की परंपरा को जीवंत रखने के लिए इन्हें श्रेय जाता है। और ये क्या है, 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग की चित्रकार सुश्री दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिथिला कला में एक मास्टर पेंटर और प्रशिक्षक दुलारी देवी को एक कला शिक्षक बनाने में एक लंबा सफर तय किया है। और मधुबनी जिला के रांटी गांव में जन्मी दुलारी देवी, किस गांव में जन्मी थी, पूछ सकता है अगर क्वेश्चन, कहाँ कौन सा गांव था इनका, मधुबनी जिला के रांटी गांव में जन्मी दुलारी देवी को उनके भित्ति चित्रों, गांव के दृश्य और गणेश और दुर्गा के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। विदेशी कला प्रेमी गीता उल्फा ने इनके जीवन पर सचित्र किताब फ्लोइंग माई पेंट ब्रश नाम से प्रकाशित की है। कौन सी, फ्लोइंग माई पेंट ब्रश नाम से एक बुक जो है इनकी प्रकाशित हुई है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार के बारे में है कि चिकित्सा क्षेत्र के उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह का जन्म 26 जून 1926 को बांका में हुआ था। और 93 वर्ष डॉक्टर सिंह ने बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के शेरमारी गांव में दवाइयाँ देते हैं। और यहाँ आइए, इनके तकरीबन 68 साल में लाखों गरीबों को मुफ्त दवाई, कई मामूली पैसे लेकर इनका इलाज किया गरीबों का। अब यहाँ बढ़ते हैं। सुश्री मृदुला सिन्हा को कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत इनका मृदुला सिन्हा क्या मिला, कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गोवा की पूर्व राज्यपाल, ये क्या थी, गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को बिहार के मुजफ्फरपुर में ही हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में 46 से अधिक पुस्तकें लिखी थी। कितनी बुक लिख डाली थी, 46 से अधिक। ज्यों मेहंदी के रंग एक बुक थी इनकी, क्या नाम है इसका, जिसमें नई देवयानी और घरवाश शामिल है। कौन कौन सी बुक थी इनकी, नई देवयानी और घरवाश। तो हमने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे, हो सकता है इससे जो पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस थे, और ये जो बिहार के जो हम लोग ने देखे नवीनतम आंकड़े कि कहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, और प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान क्या रखता है, कौन कौन सा स्थान रखता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और हमने ये भी देखा कि बिहार के जो है सरकार द्वारा किए गए जो इम्पोर्टेंट समझौते थे, ये भी हो सकता है इन 3 टॉपिकों में से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। तो फिर जो मैं रिवाइज़ करूँगी, कोशिश
करूँगी कि आज जहाँ तक हो सके जितना हो सके जो रिवीजन करूँ लास्ट आवर में वो मैं आपको अपलोड कर दूँ। तो बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से आप सभी को। और आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ दिए हुए हैं ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालें। मेरे एग्ज़ाम्स के जो सेंटर हैं वो बक्सर में है, वो भोजपुर और बक्सर के ही मेन रोड पर है वो। तो मैं भी कल यहाँ से निकल रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। बाकी एग्ज़ाम के बाद जैसा भी होगा मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगी। और ये अनुभव शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमेशा तो ऐसे मोड में हम लोग नहीं रहेंगे। कोशिश रहेगी कि सबको कामयाबी मिल जाए और बार बार परीक्षा ना देना पड़े। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो, रखिए अपना ख्याल।